जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और हर बार मैं आपसे इस चीज़ की ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस किस तरह से तेज़ी से फैल रहा है, और ये सिर्फ एक बातों की हद तक नहीं है सिलसिला, बल्कि जो ज़ाहिर सी बात है अफेक्टेड लोग हैं वो जिस तरह से गुजारा कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो ही जान सकते हैं। इसलिए अपना ख्याल सबसे पहले रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और इस चीज़ को सीरियसली लें थोड़ा सा, क्योंकि इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। अगर कहीं बाहर के ममालिक में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ है डेंजर जो हमारे ऊपर भी आ सकता है। बट हमें उस चीज़ को जो है वो कवर करना है। सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा है हमें, तो हम ये समझते हैं कि ज़ाहिर सी बात है हम हर मुश्किल से बाहर निकल आएंगे, लेकिन कुछ एफर्ट्स हमें खुद से भी करने हैं। तो अपनी एहतियात ज़रूर बरतें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क पहनें, बच्चों को हमेशा गंदी चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि अक्सर वो ये करते हैं, ज़मीन से कोई भी चीज़ उठाई, खा ली, कहीं भी चले गए, किसी ने भी उनको टच कर लिया। अब वही बात है कि आपने भी थोड़ी एहतियात उस लिहाज से भी बरतनी है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि इसको लाइटली ना लें और कोरोना वायरस के हवाले से ज़रूर अपने घर में ये चीज़ें स्प्रेड आउट करें, और जहाँ भी आप जाएँ तो अपना ज़रूर बताएँ कि आप जिस तरह से कर रहे हैं तो सामने वाले को भी वैसे ही एहतियात करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है, शी इज़ एन स्किन एक्सपर्ट। और जाहिर सी बात है कि स्किन के भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जिस तरह से वेदर भी चेंज होता है उसमें भी इश्यूज़ आते हैं, किसी किस्म से भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एज फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद आपकी स्किन टाइप किस तरह की है उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं। थोड़ा सा हम उस हवाले से भी आज बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर सईदा सकीना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो? सब अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कोरोना फ्री घूम रहे हैं इसलिए गुड है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सब सेट जा रहा है। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। खैर, जहाँ हम बात करें स्किन के हवाले से, तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ। सारे स्किन के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंटली जैसे अब समर्स आ रहा है और वेदर चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके जो स्किन का जो टेक्सचर है वो भी बदल रहा होगा। ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाएगी, ड्राइनेस इतना खैर नहीं होगी क्योंकि वो तो विंटर्स में ज़्यादा होती है। तो हमें किस तरह से एहतियात रखनी चाहिए समर्स में अपनी स्किन की? अच्छा समरा, अभी समर्स तो है ही है, बट समर से पहले वाला जो फेज़ है ना, जैसे ये जो अभी मौसम है बहार जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा मौसम है, लोगों के लिए बहुत अच्छा, आपका मूड अच्छा हो जाता है, थिंग्स आर वेरी गुड इन दिस सीज़न। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम दे सकती है स्किन के। हम वहाँ से ज़रा स्टार्ट करते हैं, देन विल गो टू समर। बेसिकली जो ये वाला सीज़न है जिसमें आपका मौसम बहार जिसको हम कहते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो पोलन का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, और स्पेशली इस्लामाबाद के एरियाज़ में जो विसिनिटीज़ है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम देती है। अब ज़्यादातर लोगों के माइंड में होता है कि पोलन इज़ जस्ट जो आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। पहली चीज़ कि लोगों के अंदर हमारे पास बहुत से केसेस आ रहे हैं इन दिस सीज़न विद पोलन एलर्जीज़ ऑन स्किन एज वेल, ठीक है। अब होता ये है कि आपका ये जो पोलन है, जो मटीरियल जो प्लांट से निकल रहा होता है, जिन लोगों की ड्राई स्किन हो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। क्या प्रॉब्लम दे सकता है? आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट तरह के रैशेस बन सकते हैं। जो बहुत कॉमन रैश है ना, वो आंखों के गिर्द बन जाता है अक्सर लोगों को, जिसको हम फाइटोफोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ज़रा मुश्किल सा नाम है। बेसिकली उसमें क्या हो रहा होता है कि ये जो प्लांट का मटीरियल है वो आपकी जो भी फोल्ड्स है स्किन के, वहाँ पे ये जाके इंट्रैप होता है, ये पोलन जो है वहाँ जाके स्टे करता है उस पर। अब क्योंकि धूप का ऐसा इतनी तेज़ धूप नहीं होती, लोग बाहर भी निकल रहे होते विदाउट सन प्रोटेक्शन, तो वो धूप उसके ऊपर पड़ती है और वो आपकी स्किन को एज इरिटेंट के तौर पे वहाँ पे काम करती है, और आपकी स्किन डैमेज होना शुरू होती है वहाँ पे। अब एलर्जी लोग क्या सिम्टम्स के साथ आते हैं? रेडनेस, खारिश, पतले पतले दाने, रैशेस, दाने, और आपको बहुत इचिंग, और आपको अक्सर लोगों को आंखों से पानी भी आ रहा होता है। और सिमिलर इसी तरह की एलर्जीज आपकी बाकी बॉडीज़ पे आ जाता है, ये बाकी बॉडी पार्ट्स पे आ सकते हैं। या जिन लोगों को हो एक्जिमा हो, चंबल हो, उन लोगों को इस वेदर में ये चीज़ें वर्स हो सकती हैं। ज़्यादा विंटर में होती है, बट इन पोलन में भी जो ये वाला सीज़न है इसमें भी हम बहुत केसेस देखते हैं। करना क्या चाहिए? पहली चीज़, आपने अपनी हिफाजत करनी है। जैसे हम हर चीज़ में बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपने अपने आप को बचाना है।
क्या करेंगे बचाने के लिए? बहुत आसान से तरीका है। फर्स्ट स्टेप आपने करना ये है कि अपने आप को मॉइस्चराइज रखना है, इवन इन दिस सीजन। अच्छा, ऑयली स्किन वालों को बहुत ज़्यादा थिक मॉइस्चराइजर्स की ज़रूरत नहीं होती। जिनकी स्किन थोड़ी ड्राई हो उनको थिक मॉइस्चराइजर्स चाहिए। और क्या करते हैं लोग, लगा लेते हैं फेस पे, आंखों को भूल जाते हैं, नेक को भूल जाते हैं, हाथों को भूल जाते हैं, पाँव को भूल जाते हैं, वो सिर्फ चीक्स और नोज और फोरहेड। ये आपका स्किन नहीं है, आपकी स्किन में ओवरऑल बॉडी आती है। ट्रू, बिल्कुल और सही। आपने अपनी नेक को भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करना है, क्योंकि यहाँ पे भी फोल्ड्स है, यहाँ पे एलर्जी बहुत हो सकती है। अपनी आईज के अराउंड जरूर करना है और अपने हाथों को मॉइस्चराइज। अब मॉइस्चराइजर से क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ थिक लेयर, एक समझ ले कि आपको ना नजर आने वाला प्रोटेक्शन का बैरियर बना देता है। अच्छा। अल्लाह ताला ने आपकी स्किन तो बनाई हुई है ना बाहर की जरासीम और बाहर की चीज़ों से आपको बचाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर अल्लाह ताला ने लिपिड्स की बनाई हुई होती है, चिकनाई की एक लेयर बनाई हुई होती है। लेकिन जब आपका हवा चले, आपने हाथ वॉश किया, आप बाहर चले गए, उससे वो लेयर ख़त्म हो जाती है। उस लेयर को वापस लाने के लिए यू नीड थिक मॉइस्चराइजर्स। अपने बैग में रख लें, अपने पॉकेट्स में रख लें, अपने पास रखें, स्पेशली जिनको एलर्जीज है वो तो ज़रूर यूज़ करें। फिर आ जाती है बात समर सीज़न में। अब समर सीजन्स में भी ज़्यादातर लोगों को जो आप बता रही थी कि ऑयली स्किन वालों को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। क्या होता है उनकी स्किन पे, क्योंकि आपके जो ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, जब भी थोड़ा सा ज़्यादा आपकी स्किन टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, या फिर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, या इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा सन रेज होंगी, उस दौरान आपके वो ऑयली ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। उनका सिक्रीशन पहले बहुत अगर थिक होगा तो वो लाइट हो जाता है, और आपकी स्किन के ऊपर एक पूरी लेयर ऑयल की बन जाती है। ऑयली स्किन वालों को इसीलिए फिर इन सीज़न में एक्नी ज़्यादा हो जाती है, उनके पोर्स ओपन हो जाते हैं, उनका कलर डार्क हो जाता है। आपने एक तो बहुत रेगुलर वॉश करना है अपने फेस को विद अ वेरी गुड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, सोप यूज़ कर सकते हैं, बट ये कि आपने उसको फ्रीक्वेंट वॉशिंग करनी है। फ्रीक्वेंट वॉशिंग कम से कम 2 दफ़ा दिन में आपने करनी है विद टैप वाटर। बहुत ऑयली है तो विद अ क्लेंजर, आइदर सोप यूज़ करें या फेस वॉश यूज़ करें। और आफ्टर दैट ये नहीं करना। ऑयली वाले लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम जिनकी ऑयली स्किन होती है, वो क्या करते हैं कि वॉश तो कर लिया, उसके बाद कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं लगाई। यूज़ अ गुड सन ब्लॉक फॉर ऑयली स्किन, और अगर ड्राई स्किन है तो यूज़ अ गुड मॉइस्चराइजर एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यूज़ अ गुड सन ब्लॉक। सही। और अब तो हर प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन भी होता है कि दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन या दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन, फॉर योर ऑल स्किन्स। तो ये तो आपको अवेयरनेस वैसे ही वो दे रहा है। बिल्कुल। तो और ये भी है कि अब तो ऐसे लोशंस आ गए हैं जिनके अंदर भी सन ब्लॉक एडेड है, SPF एडेड है, ऐसा मेकअप आ गया है, या जो जैसे BB क्रीम्स है, CC क्रीम्स है, उनके अंदर ऑलरेडी ऐड है SPF। तो आप ये जो वेदर है इसमें आपने एक तो धूप से अपने आप को बहुत बचाना है, जिनकी ड्राई स्किन है वो ड्राइनेस से बचाना है, जिनकी ऑयली स्किन है उसको बहुत ऑयली होने से बचाना है। तो उसके लिए सन प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस थोड़ा जैसे आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको भी आपने सेट रखना है। सही बात है। अच्छा, जहाँ इंटरनल इन्वायरमेंट की बात आ रही है तो उसमें मेरे ख्याल से आपकी हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी स्किन को नहीं, आपके हेयर्स और आपके नेल्स को भी इफेक्ट करती हैं। तो ज़रा सा उस बारे में भी बताइएगा। अच्छा समा, उसमें ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे तो हमने जैसे बता दिया कि ये चीज़ें होती हैं, बट सबसे ज़्यादा जो पहला स्टेप स्टार्ट होता है वो आपकी डाइट से है, आपकी इंटरनल हेल्थ से है। अगर आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आपकी डाइट इम्प्रूव नहीं है, आपकी डाइट न्यूट्रिशियस नहीं है, अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, तो आपकी स्किन पे आप चाहे जितना भी ऊपर से लगाते रहें, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी इफेक्ट, असर नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें आपने डाइट में अच्छा मैंने ये नोट किया है, हमारे लोग जर्नली दे आर फाउंड ऑफ टू मैनी थिंग्स जो नॉर्मली बहुत इस्तेमाल हो रहे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी है आपकी स्किन के लिए, लेकिन हमारी डाइट का इतना हिस्सा नहीं, पाकिस्तानी डाइट का, जिसमें एग्जाम्पल फिश है। फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स। सिर्फ सर्दियों में ही नॉर्मली ज़्यादा खाई जा रही होती है। लोग सिर्फ सर्दियों में लेते हैं, लेकिन अगर किसी ने अपनी स्किन को बहुत खूबसूरत बनाना है, अपने बाल अच्छे बनाने, अपने नेल्स अच्छे बनाने हैं, तो आप फ़िश का बहुत अच्छा रेगुलर यूज़ रखें। एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भी कर सकते तो मंथ में वंस इन अ मंथ ज़रूर लें। फ़िश में क्या चीज़ें हैं, फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, फ़िश में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। ये वो इंग्रेडिएंट्स है जो नॉर्मली आपकी बॉडी नहीं बना सकती है। आपने एक्सटर्नली इसको लेना है। दीज आर कॉल्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो आपने किसी फॉर्म में डाइट के फॉर्म में लेनी होती है, आपकी बॉडी नहीं बना सकती। और ये क्या करती है, आपकी बॉडी में जाके आपके स्किन के नीचे इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती है, कोलेजन बनाती है, स्किन पर रिंकल्स नहीं आने देते, स्किन टाइट रहती है। प्लस इन्हीं फिश के अंदर जिंक बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। वो क्या करेगा, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी करेगा, आपकी नेल्स की ग्रोथ अच्छी करेगा, एंड इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई एज वेल। विटामिन ई इज़ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से जितने भी बॉडी में आप
आपके यूँ समझ लें कि जो वेस्ट मटेरियल्स निकल रहे हैं आपकी बॉडी से, जो भी मुज़र असरात वाली चीज़ें निकल रही हैं, ये जाके उनको ख़त्म करेगा विटामिन ई, और आपकी स्किन को मज़ीद ग्लोइंग, फ्रेश और हेल्दी बनाएगा। एग्जैक्टली। फ़िश के अलावा बहुत से सोर्सेज है आपकी फॉर गुड हेल्दी स्किन के लिए। उसमें आपके जर्नल जो हम ले रहे हैं, वेजिटेबल्स, एग्जैक्टली, सीजनल फ्रूट्स बड़े मैटर करते हैं। यस, और लोग जो है ना, अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली जो उनकी मदर्स होती हैं, उनका सबसे बड़ा कंप्लेन होता है कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा जो है ना वो हेल्दी डाइट नहीं लेता, जंक फूड खाता है। उनको हमेशा मेरी एडवाइस ये होती है कि आप एक बॉल ले लें और जितने भी सीज़न के फ्रूट्स है, इफ़ यू कैन नॉट टेक सिंगल फ्रूट नहीं ले सकते, आप उनका एक फ्रूट चाट सा बना ले, मिक्स करके बना ले। अब तो स्मूदीज आ गई हैं, डिफरेंट शेक्स आ गए हैं, तो आप फॉर्म चेंज करके बच्चे को एक वो डिफरेंट टेस्ट डेवलप करवा दें। वो लें, आप लें, बिल्कुल किसी भी फॉर्म में, आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में जाएगा, वहाँ से आपके विटामिन्स निकलेंगे, वहाँ से आपके मिनरल्स होंगे। और एक और चीज़ जो बहुत मैं लोगों को बताती हूँ, इट मेक्स देम ईजियर टू अंडरस्टैंड कि देखें आप मल्टी विटामिन्स मार्केट में मिल जाते, बिल्कुल ले, कोई मसला नहीं है, हम भी लिखते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आ गई हम लिखते हैं। जो आप सिंथेटिक मटीरियल लोगे वो आपका बॉडी से 90% एक्सक्रीट आउट होगा, 10% एब्जॉर्ब होगा, 10% सिर्फ आपको उसका फ़ायदा होगा। जो अल्लाह ताला ने नेचुरल चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो आप लोगे 90% आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, 10% एक्सक्रीट आउट होगा। तो आपको डबल फ़ायदा, आपका खर्चा भी कम हो जाएगा, फ़ायदा भी आपको ज़्यादा, और सस्ते में छूट जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सही बात है। अच्छा, अभी आप ग्लोइंग के हवाले से बात कर रही थी, तो अभी काफ़ी सारी स्किन ग्लोइंग ट्रीटमेंट्स भी आ गई हैं, तो उस पर क्या आप कहेंगी? अच्छा, ग्लोइंग थेरेपीज असल में सबसे पहले तो हमने सिलेक्ट करना होता है कि कौन से लोग हैं जिनको ज़रूरत है। सही, बहुत सारे मतलब हर कोई ना चला जाए वो थेरेपीज लेने के लिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है, क्योंकि आपके पास पेशेंट्स आते हैं, वी नीड टू, मतलब हमने उनको आगे से गाइड करना होता है, हमने उनको एजुकेट करना होता है। वो आते हैं, इनका कलर अच्छा खासा है, फेयर है, स्किन ठीक है, बट वो इंसिस्ट करते हैं हम लेज़र करा लें, हम पिगमेंटेशन थेरेपी करा लें। क्यों करा लें? आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर जिनकी स्किन फेयर है, जिनका कलर ठीक है, दे जस्ट नीड सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्शन, क्योंकि जितना फेयर कलर होगा उतना सन टैन होने का डर ज़्यादा होता है। आपने अपने आप को धूप के मुज़र असरात शुआओं से बचाना है। अच्छा, किन को ज़रूरत होती है? जिनकी स्किन डल हो रही होती है, जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है। लाइफस्टाइल पे हमने बात कर रहे थे कि जिनका ऐसा लाइफस्टाइल हो जो बहुत ज़्यादा काम हो, जिनका वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो, जिनकी रात की नींद पूरी नहीं होती है, जिनका स्ट्रेस हो। स्ट्रेस इज़ अनदर वेरी बैड फैक्टर फॉर योर स्किन। तो ये वो लोग होते हैं जिनका स्टार्ट होता है विद डल स्किन, आपका कॉम्प्लेक्शन या तो डल हो जाती है या टू टोन स्किन हो जाती है, और फिर उसके बाद डिफरेंट प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, फ्रेकल्स आ जाते हैं, छाइयाँ आ जाती हैं। फिर वहाँ पे हमारी थेरेपीज़ जो होती हैं, हम उनको कहते हैं कि हाँ जी, यू नीड टू टेक सम काइंड ऑफ मेडिकेशन और सम काइंड ऑफ थेरेपीज़। क्या थेरेपीज़ अवेलेबल है? स्टार्टिंग विद टॉपिकल थेरेपी। सबसे पहले तो हम कहते हैं अगर बहुत मसला नहीं है, मार्केट में बहुत अच्छे मेडिकेटेड ऐसी क्रीम्स आ रही है जिनके अंदर कोजिक एसिड है, ये ग्लाइकोलिक एसिड है, जिसके अंदर बहुत सारे अल्फा आर्ब्यूटिन, ये वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन के पिगमेंट को लाइट करता है। ठीक है, अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वाली क्रीम्स यूज़ कर ले, या विटामिन सी बेस्ड सीरम्स मिल जाते हैं, क्रीम्स मिल जाते हैं, आप उससे काम चला लें, बहुत प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन जिनका उससे एक स्टेप ऊपर प्रॉब्लम आ जाते हैं कि हाँ जी, अब आपके जो है ना कलर डल होने के साथ साथ आपकी स्किन पे लाइंस आ रहे हैं, या साथ में आपको छाइयाँ हो रही हैं, आपकी पिगमेंटेशन बढ़ रही है, तो फिर हम अदर थेरेपीज़ बताते हैं, जिनमें एक हमारा आजकल बहुत फेमस हुआ है नैनो ग्लो। नाम बड़ा मज़े का है इसका। नैनो ग्लो बेसिकली क्या थेरेपी है? इसमें हम करते हैं, एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट है, वी कॉल्ड इट एज डर्मा पेन। उसके आगे एक नीडल सी लगी हुई होती है, बेसिकली बहुत मोटी, उसके अंदर नीडल्स नहीं होती, फाइन सी टिप होती है, एंड वी यूज़ सम काइंड ऑफ सीरम, कोई भी सीरम हम स्किन पे पहले, आफ्टर क्लेंजिंग योर स्किन वी अप्लाई दैट सीरम ऑन योर स्किन एंड देन वी डू दिस नैनो नीडलिंग। नैनो नीडलिंग क्या करता है? अब अगर आप वैसी कोई चीज़ स्किन पे लगाएंगे, वो स्किन के नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर की लेयर्स में रहेगा, थोड़ा बहुत मिसाज से अब्जॉर्ब होगा, अंदर तक इफेक्ट करता है। वो फिर आपकी जो हम ऊपर से प्रोसीजर करते हैं, वो आपकी स्किन के नीचे की जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके जरिए वो सीरम को स्किन के नीचे की लेयर में अब्जॉर्ब करवाता है। और इसी नैनो ग्लो में एक हम बीबी ग्लो थेरेपी कर रहे होते हैं। बीबी ग्लो इस टाइप ऑफ अ सेमी परमानेंट मेकअप, इसको हम कह सकते हैं। क्या करते हैं कि वी यूज़ अ वेजिटेबल बेस्ड फाउंडेशन होता है स्किन पे अप्लाई करके, और इसी नैनो ग्लो थेरेपी के जरिए उसको स्किन के ऊपर वाली लेयर में अब्जॉर्ब करवाते हैं। बट इट इज़ नॉट अ परमानेंट, इट इज़ अ सेमी परमानेंट टाइप ऑफ थेरेपी। 2-3 महीने तक आपका इफेक्ट रहता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किन रूटीन। लेकिन ये कि इंस्टेंट आपको स्किन पे ग्लो देता है, इंस्टेंट आपका कलर इंप्रूव होता है। ये आपके नॉन इन्वेजिव मेथड्स आ जाते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा कोई ब्लड या पिन्स एंड नीडल्स का इस्तेमाल नहीं है। फिर आते हैं जो आपके थेरेपीज विच आर कॉल्ड एज
लिटिल बिट ऑफ इन्वेजिव थेरेपीज, डर्मेब्रेजन आ जाती है, हाइड्रोफेशियल्स आ जाते हैं, PRPs आ जाते हैं, वेम्पायर फेशियल लिफ्ट है एंड माइक्रोनीलिंग। ये डिफरेंट थेरेपीज है जो कि आपकी स्किन को, टेक्सचर को बहुत अच्छा करेगी, स्किन के ऊपर की डेड लेयर को ये उतारेगी। जैसे हाइड्रोफेशियल है, इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपकी डेड लेयर को उतारती है स्किन, और उसके बाद फिर हम डिफरेंट सीरम्स यूज़ करते हैं, वो स्किन के नीचे एब्जॉर्ब होगा डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम। अगर किसी को एक्नी है तो हम ऐसे सीरम्स यूज़ करेंगे जो एक्नी को कम करे, किसी को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है ऐसे सीरम्स होंगे पिगमेंट को कम करे, किसी की स्किन पे रिंकल्स है ऐसे सीरम्स होंगे स्किन टाइटनिंग करेंगे। तो आपका यूँ समझ लें कि हाफ एन आवर टू 45 मिनट में वी कैन गिव अ गुड ग्लो टू योर स्किन, जो कि स्टे करेगा, आपकी मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स वाला तो इसमें कोई सीन नहीं है? जर्नली नहीं, रीज़न बीइंग क्योंकि ये वो थेरेपीज़ होते हैं जो कि आपकी हम लोकली यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम कोई बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के अंदर कोई इंजेक्शंस नहीं लगा रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा मटेरियल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, नेचुरली जो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं उन्हीं को थोड़ा सा इन्हांस करके आपकी स्किन के नीचे एब्जॉर्ब करवाते हैं। सही। तो बहुत हाँ, ये एक चीज़ है कि जिन लोगों की स्किन पे ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई एक्नी है किसी को बहुत ज़्यादा हुई हुई है, किसी को स्किन पे एलर्जी हुई हुई है, तो उस टाइम ना कराएं ये थेरेपीज़, क्योंकि जाहिर बात है उस दौरान आप कुछ भी कराएंगे बिल्कुल, क्योंकि स्किन सेंसिटिव हुई हुई होती है तो वो कोई भी चीज़ उसको खराब कर सकती है। पहले आप उसको ठीक करें एंड देन लेटर ऑन गो टू दिस थेरेपी। ठीक। अच्छा, इनके बाद आती है कि हमारे ऊपर डिफरेंट स्किन एलर्जीज बड़ी हो जाती हैं, तो क्या कॉजेज़ हैं जो किस तरह की स्किन एलर्जीज हो जाती हैं और फिर उनको ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है? अच्छा, इसमें है समरा कि आपकी जो स्किन के एलर्जीज़ हैं वो ज़्यादातर बच्चों में, एज ग्रुप जो है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादा आती है, या फिर बहुत बूढ़े लोगों में आती है। वजह क्या? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो और बूढ़े, इन दोनों में जो आपके ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं वो फंक्शनिंग नहीं होते। छोटे बच्चों के अभी फंक्शनिंग नहीं होते बिकॉज दे डू नॉट हैव द हार्मोन्स जो कि उसको स्टिमुलेट करे, और ओल्ड एज में क्योंकि आपकी स्किन एजड हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उन ग्लैंड्स की क्वांटिटी कम हो जाती है आपकी स्किन से, और दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग, वो जो एक लेयर लिपिड की अल्लाह ताला ने बनाई हुई वो कम हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चे, जिन बच्चों की माओं की ये हैबिट हो कि उनकी स्किन को बार बार मॉइस्चराइज करें, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर ये हैबिट ना आप डाली जाए बच्चों के अंदर भी, और पेरेंट्स ना हैबिट करे कि वॉश किया बच्चे को, मुँह धोया और उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, तो स्किन उनकी एलर्जीज़ की तरफ ज़्यादा जाएगी। दूसरा फैक्टर स्किन एलर्जीज़ बच्चों में होने के है कि आपकी अगर जेनेटिक टेंडेंसी है, जिसको अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर सकते, अगर पेरेंट्स में है एलर्जीज़ की, किसी भी किस्म की एलर्जी, नॉट स्पेसिफिकली स्किन एलर्जीज़, अगर पेरेंट्स को एस्थमा है, पोलन एलर्जीज़ है, उनके बच्चों को एलर्जी स्किन के होने के, स्किन एलर्जीज होने के चांसेस आर मोर। दूसरा, जो ओल्ड एज में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपको वो स्किन पे एलर्जीज़ आती है। और जो टीन एज है, आपका ये वाला जो एज पीरियड आता है, इसमें आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो एलर्जीज़ करें। कुछ लगाने की प्रोडक्ट्स है जो प्रॉब्लम दे सकती है, जिसमें पिछली दफ़ा हम बात कर रहे थे स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट की या वाइटनिंग क्रीम्स की, जो ओवर द काउंटर मार्केट में मिलते, ये एलर्जीज़ करवा रहे हैं। प्लस आपको कुछ लोगों को फूड से एलर्जीज़ होते हैं, जो बहुत मेजर प्रोपोर्शन नहीं है, बट पीनट से, वॉलनट से, नट्स वगैरह या फ़िश से, इस तरह की चीज़ों से लोगों को एलर्जीज़ हो सकती है। एग से हो सकती है एलर्जीज़, मिल्क से एलर्जीज़ हो सकती है। और प्लस ये जो आपके बाहर, जैसे हमने पहले भी बात की, थोड़ा सा टच किया कि पोलन से और इन चीज़ों से, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर में डस्ट है, पोल्यूशन है, वो आपकी स्किन, क्योंकि सबसे पहले आपकी स्किन है जो आगे सामना करती है, तो इस वजह से वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। ट्रीटमेंट में एक फैक्टर है जिसको बहुत माइंड में रखना है, जिन लोगों को एलर्जीज़ होती है ना, तो उनके बॉडी के अंदर वो सेल्स होते हैं एलर्जी करने वाले, जो बहुत एक्टिवेट हुए हुए होते हैं। उसको हम वक्ती सुला सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आ जाती है, बार बार वापस आ सकती है। लोग परेशान हो जाते हैं, एक डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक हो गए, उसके बाद वो कहते हैं कि दोबारा वापस आई, डॉक्टर ने शायद ट्रीटमेंट ठीक नहीं दी, हम एक और डॉक्टर के पास जाएंगे, हम किसी और के पास जाएंगे। उसमें क्या होता है, आपका वक्त ज़ाया, पैसा ज़ाया, कंफ्यूजन भी हो जाता है कि किसकी फिर बात माने। यस, तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी समझनी है कि जो जर्नली स्किन एलर्जीज होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू कम बैक अगेन, वापस आ सकती है। आपने क्या करना है, आपने अपने डॉक्टर से इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी, और ये डॉक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को वापस सही तरीके से गाइड करें। बिल्कुल, वो आपको ये गाइड करेंगे, बताएंगे कि इफ़ यू कीप योर स्किन वेल मॉइस्चराइज, बच्चों में तो ख़ास तौर पे अगर आप उसकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज रखेंगे, बार बार आप मॉइस्चराइजर्स लगाएंगे, तो उनको ये वापस बार बार आने के चांसेस कम है। प्लस जब वो अपनी टीन एज में पहुँचते हैं तो 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये कम्प्लीटली ख़त्म हो
जाता है। 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम चल सकती है टीनेज में, एडल्ट लाइफ में भी, बट वो इतना सिवियर नहीं होगा, वो लाइटर उस पर चला जाएगा। और थेरेपीज़ हम ज़्यादातर तो लगाने वाली थेरेपीज़ से ही स्टार्ट करते हैं। स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट्स होते हैं, उसमें बच्चों के लिए स्पेसिफिक केयर ये होती है कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स नहीं देने होते क्योंकि उनकी स्किन थिन होती है, स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो यू नीड टू गो टू अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट, उनसे ज़रूर आप मशवरा करें जब भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है। और आप घर पे जो आप कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली, बिल्कुल सबसे आसान और हर घर में मौजूद होता है। बार बार लगाएं, बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज रखें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अच्छा, इन दी एंड एक ज़रूर थोड़ा सा टच करना चाहूँगी कोरोना वायरस के हवाले से भी, थोड़ा सा हमें किस तरह से अपनी स्किन को जो है वो उसकी एहतियात बरतनी चाहिए, तो उसका थोड़ा सा भी बताइए। अच्छा, कोरोना बहुत फैल गया है, एहतियात करें, बट ये है कि द गुड थिंग अबाउट कोरोना इसकी स्किन को ये कुछ भी नहीं कहता। अच्छा, नॉर्मली स्किन पे इसके कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जो बाकी सिम्टम्स अलामात तकरीबन हमारी अब आवाम को सबको पता ही लग गया होगा कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और इस तरह के अलामात होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस है जिसमें हमें एहतियात करनी है। जिन लोगों को, अब जैसे हम बात कर रहे थे स्किन एलर्जीज़ की, जिन लोगों को स्किन एलर्जीज़ है, जिनके हैंड एक्जिमा है, अब कोरोना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है कि आपने बार बार हाथ धोना है। हैंड वॉशिंग जब आप बार बार फ्रिक्वेंट करेंगे विद द सोप, तो आपका वो, जिन लोगों को एक्जिमा है, हाथों की एलर्जीज़ है, उनके वो एलर्जीज़ बढ़ जाएगी। क्या करना है, आपने हाथ ज़रूर वॉश करें, फ्रिक्वेंट वॉशिंग करें, लेकिन फ़ौरन उसको मॉइस्चराइज करें। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो लोग ग्लव्स यूज़ करें, जिनका ऐसा काम है लोगों के साथ हैंडलिंग है, क्योंकि ग्लव्स का भी बताया जा रहा है कि आप वो भी यूज़ करें। जो ग्लव्स यूज़ करें उनको ग्लव के मटीरियल से एलर्जी हो सकती है। अच्छा, क्या करें वो लोग, ग्लव के नीचे कॉटन की एक लेयर ग्लव की पहने, जो नॉर्मल कॉटन ग्लव्स मिल जाते हैं, जिनको है टेंडेंसी एलर्जीज की, वो पहले एक लेयर उसकी पहने और उसके ऊपर आपने जो लेटेक्स ग्लव्स या सर्जिकल ग्लव्स है वो इस्तेमाल करें। और दूसरा, प्लेंटी ऑफ वाटर, बार बार पानी की इंटेक बढ़ाए, सो दैट कि आपका जो स्किन का बैरियर फंक्शन है, स्किन की जो लेयर्स है वो सही काम करती रहे। एंड द लास्ट, कि जिन लोगों को स्किन के बहुत कंडीशन सिवियर है, ओल्ड एज वाले लोग हैं, जिनकी ऐसी कंडीशन है जिनमें से जैसे कुछ लोगों को सोराइसिस है या कुछ लोगों को इम्यूनोबुलस डिजीज़ है जो स्टेरॉइड्स पे है या ऐसी दवाइयों पे है जिसमें आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, उसमें आपको अपने डॉक्टर को एक दफ़ा ज़रूर रिव्यू कराना है, क्योंकि WHO ने ये कहा हुआ है हमें कि आप बेहतर है जिन लोगों को बहुत ज़रूरत नहीं है उनको ना दें, क्योंकि उनको फिर कोरोना से अटैक होने का डर ज़्यादा होता है। तो जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, योर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ एंड आस्क देम वेदर वी नीड दिस मेडिकेशन राइट नाउ, और अगर अब हम इसको कम कर सकते हैं, हम इसकी कुछ अरसे के लिए डोज कम कर दें, अगर आपकी डिजीज़ एक्टिव नहीं है तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। सही। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईदा। एंड स्किन के रिलेटिवली प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, बट आई होप कि हमारे इस डिस्कशन के बाद जो है काफ़ी सारे मसले हल हो जाएं और जो ट्रीटमेंट्स और प्रिकॉशंस इन्होंने बताए हैं उसके ऊपर ज़रूर हम अमल करें, क्योंकि ये इश्यूज़ हर दूसरे घर में भी क्रिएट हो सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों या बूढ़े हों। तो हर किसी का ख्याल रखना ज़रूरी है, और ख़ुद अपना अगर हम ख्याल रखें तो वो सारी चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।